नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज बात साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारने वाली शख्सियत प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में अभिव्यक्त हुई। वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उनके हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद सादे और सरल जीवन के मालिक थे। एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित करके प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद का नाम आते ही हमारे मन में उजागर होती है सचेत सजीव कहानियां जो हमारी पारंपरिक सोच, हमारे रूढ़िवादी विचारों को झकझोर कर रख देती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल कहानियां नहीं, बल्कि एक प्रकाश की तरह है जो हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रांतियों के अंधेरे को मिटाने का प्रयास करती है। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद एक मील का पत्थर हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में करीब 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की। उन्होंने मानवीय पक्ष के साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित अनेक कहानियां लिखी। अपनी कहानियों में उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक ढोंग, स्वार्थ, शोषण और अन्याय का खुलकर विरोध किया। उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो कहानियों में उनकी आत्मा बोल रही है। प्रेमचंद ने अपनी ज्यादातर कहानियां साल 1907 से लेकर 1936 के बीच लिखी। साल 1907 से 1915 तक उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखी। इसके बाद हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में राष्ट्रवाद को पुरजोर तरीके से बयां किया है। 1907 में लिखी गई उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करते हुए प्रेमचंद इस कहानी में दुनिया के सबसे अनमोल रतन के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि खून का ये आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसके बाद उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोज़े वतन यानी देश का मातम प्रकाशित हुआ। यह उनकी पहली कहानी संग्रह थी। तब वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। ये कहानियां देश प्रेम और आजादी के दीवानों की शहादत का भावपूर्ण चित्रण करती हैं। सोज़े वतन की लोकप्रियता से घबराकर ब्रिटिश राज ने इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली थीं। प्रेमचंद ने जिस समाज में जन्म लिया था, जहां उन्होंने सांसें ली, आंखें खोली, जिस दर्द और बेचैनी को भोगा, उससे अपनी कहानियों के जरिए खुलकर टक्कर ली। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए समाज की कुरीतियों और कुप्रथाओं के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की। उनकी कहानी कफन इसका जीता जागता उदाहरण है। का हुआ रे घिसुआ? काहे रो रहा है बे? मालिक,
कफन कहानी में प्रेमचंद गरीब और असहाय घीसू और माधव के जरिए सेठ साहूकार और पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं। मिट्टी घर पे पड़ी यार मालिक, कुछ मदद करे मालिक। इस कहानी में गरीबों का खून चूसकर धन जमा करने वाले पूंजीपति वर्ग पर प्रेमचंद ने करारा चोट किया है। वे पूछते हैं, जीवित अवस्था में जिसे कपड़े पहनने को नहीं, उसे मरने के बाद नया कफन पहनाना कहां तक उचित है? प्रेमचंद जीवन भर राजनीतिक आंदोलनों और गतिविधियों से जुड़े रहे, इसीलिए उनकी कहानियों में राजनीतिक पटकथा भी खूब देखने को मिलती है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के जरिए प्रेमचंद ने गुलामी के दौरान भारतीयों में कम होती राजनीतिक चेतना के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा राष्ट्र गुलाम हुआ और इसके अनेक वजहों में से एक वो है बादशाहों की विलासितापूर्ण जीवन शैली। वे बताते हैं कि जब देश में अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था, तब भारतीय शासक विलासिता में डूबे हुए थे। विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। प्रेमचंद की इस मशहूर कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी फिल्म का भी निर्माण हुआ। प्रेमचंद ने जमींदार और महाजनी प्रथा के शोषण और अत्याचार के खिलाफ भी खूब कहानियां लिखी। उन्होंने कर्ज के जाल में फंसते और किसान से मजदूर बनते लोगों के दर्द का बेहद मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में किया है। पूस की रात कहानी के जरिए प्रेमचंद ने गांव के गरीब किसानों की दुर्दशा को बताया है। कर्ज के जाल में फंसा हल्कू दिन रात मेहनत करता है, बिना गर्म कपड़ा पहने पूस की ठंडी रात में जागकर अपने फसल को पहरा देता है। लेकिन हल्की नींद आ जाने पर नील गायें सारा खेत उजाड़ देती हैं। हल्कू को मालगुजारी भरनी है और उसकी पत्नी कहती है कि अब उसे मजदूरी कर इसकी भरपाई करनी होगी। और इस तरह एक गरीब किसान मजदूर बन जाता है। बेहद संजीदा ये कहानी किसानों के शोषण को बयां करती है। किसकी गाड़ियां हैं? अपनी, जमींदार साहब की। कौन जमींदार? अपने पंडित अलोपीदीन जी। आर्थिक और सामाजिक परिवेश पर आधारित कहानी नमक का दारोगा अधिकारी वर्ग के दुर्व्यवहार को दर्शाता है। इन सभी को हिरासत में ले लो और माल समेत गाड़ियां ऊपर कोतवाली में ले चलो। जो धन के लालच में गलत आदमी का साथ देने से नहीं चूकते हैं। हमारे तो कानून भी आप हो, सरकार भी आप हो। बस हुक्म कीजिए, आपकी सेवा में कितने पेश करूं? आप? प्रेमचंद इसके जरिए ये बताना चाहते हैं कि धन के आगे न्याय हार जाता है। उन्होंने तत्कालीन न्याय प्रणाली पर बेहद मार्मिक व्यंग किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में जिस तरह से बाल मन को बयां किया है, उसे शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। ईदगाह कहानी का पात्र नन्हा हामिद जब ईद के मौके पर मिले पैसे से मेले में कुछ नहीं खाकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है, तो पाठक के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। अब इससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे दादी माँ। इससे आप रोटी पका सकती हैं। प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी की रचना कर यह साबित कर दिया कि सच्चा साहित्यकार किसी धर्म या मजहब की बेड़ियों में नहीं जकड़ा रहता। उसके विचार खुले और व्यापक होते हैं।
इसी तरह पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद ने न्याय और सच की ताकत को उजागर किया है। तो दो बैलों की कथा में मनुष्य और जानवर के प्रेम को उजागर किया। उन्होंने ठाकुर का कुआं कहानी में समाज में व्याप्त अछूत समस्या को उठाया, तो नारी समस्या को भी अपनी कहानियों का पटकथा बनाया। दरअसल प्रेमचंद समकालीन सामाजिक परिवेश को आवाज देते हुए उसे अपनी कहानियों में समेटते चले थे। उन्होंने जीवन का गहराई से अध्ययन किया था और यही वजह थी कि वे अपनी कथा साहित्य को जीवन से जोड़कर एक सफल कहानीकार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद के उपन्यासों में पाठक एक तरफ जहां धारा प्रवाह सहजता बोता है, वहीं उसे एक नैतिक संदेश भी मिलता है। कल्पना लोक से अलग उनके उपन्यास में यथार्थ का ऐसा चित्रण मिलता है जिसे पढ़ने वाले आज भी उसे अपने आसपास महसूस करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास की विधा को एक नया आयाम दिया। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य में यथार्थवाद की परंपरा शुरू की। उनके उपन्यासों में सेवा सदन, गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, वरदान, अलंकार और दुर्गादास शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदान की। मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास पहली बार 1936 में प्रकाशित किया गया। गोदान प्रेमचंद का सबसे लोकप्रिय और कालजयी उपन्यास है, जिसकी प्रासंगिकता शायद ही कभी खत्म हो। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन का संपूर्ण खट्टा मीठा अनुभव लेकर गोदान की रचना की। ये उपन्यास भारतीय किसान दंपत्ति होरी और धनिया के संघर्ष की करुण कथा है। प्रेमचंद ने गोदान में ग्रामीण परिवेश के साथ ही शहरी परिवेश को भी अपने कथानक में स्थान दिया है। गोदान में एक और किसानों का शोषण करने वाला जमींदार, महाजन और पटवारियों का चक्रव्यूह है, तो दूसरी ओर मिल मालिक, दलाल और कारोबारियों के रूप में पूंजीपतियों का गठबंधन है, जो मजदूरों का शोषण करता है। किसका पेट भरे? 3 महाजन हैं, किसी का भी ब्याज नहीं चुका। हमें तो लगता है भूला नहीं, हमने इसलिए जन्म लिया है कि हम बड़े लोगों का पेट भरे और अपना रक्त बहाएं। ग्रामीण जीवन के रहन सहन, परंपराओं, लोक विश्वासों का इस उपन्यास में प्रभावशाली चित्रण किया गया है। सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जिसने प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकार के तौर पर स्थापित किया और समूचे उपन्यास साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रेमचंद ने सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत उपन्यास सेवा सदन की रचना 1918 में की थी। इसमें प्रेमचंद ने नारी पराधीनता, वेश्या जीवन, दहेज प्रथा और मध्यम वर्ग की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता के साथ चित्रित करके उसका समाधान भी पेश किया है। उपन्यास की कथा भूमि इस तरह पिरोई हुई है कि पाठक के सामने तत्कालीन समाज की सभी अच्छाइयों और बुराइयों का जीवन चित्र सामने आ जाता है। 1931 में प्रकाशित गबन एक विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है। गबन का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्य वर्ग की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने पहली बार नारी समस्या को व्यापक आयाम में रखते हुए तत्कालीन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जोड़कर देखा है। गहनों के प्रति पत्नी के लगाव के जरिए जीवन की असलियत की छानबीन अधिक गहराई से किया गया है। 1933 में पहली बार प्रकाशित कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। इसमें 1930 के नमक सत्याग्रह, किसान आंदोलन, छुआछूत जैसी कुरीतियों, मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश जैसे संवेदनशील विषयों का चित्रण बड़े ही मार्मिक तरीके से किया गया है। सिर्फ गद्दी गर्म करने से कुछ नहीं होगा पांडे जी। महामारी अगर शहर में फैल गई तो मैं आप ही को उसका जिम्मेदार ठहराऊंगा।
सेवक हैं, सेवा को धर्म बनाइए। ये मत भूलिए कि आपकी तनख्वाह भी जनता ही देती है। कर्मभूमि वर्ग संघर्ष पर आधारित एक सामाजिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा उपन्यास पहली बार 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रतिज्ञा विधवा समस्या के समाधान के रूप में लिखित एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवा समस्या को रूढ़िगत और आध्यात्मिक नजरिए से न देखकर जीवन और रोटी दाल की समस्या को हल करने के रूप में चित्रित किया गया है। निर्मला उपन्यास पहली बार 1927 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास बेमेल विवाह और दहेज समस्या पर आधारित है। इस छोटे से उपन्यास में भारतीय नारी की वेदना को सहज रूप से पेश किया गया है। बहुसंख्यक मध्यम वर्गीय हिंदू समाज के जीवन का यथार्थवादी मार्मिक चित्रण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास का पहली बार प्रकाशन 1925 में हुआ। रंगभूमि पूंजीवाद के साथ जनसंघर्ष और बदलाव की महान गाथा है। कथा का नायक सूरदास एक ऐसी जाति से है जिसे समाज में बेहद घृणित नजरिए से देखा जाता है। उसके बावजूद उसमें वो तमाम खूबियां हैं जिससे उसका पूरा जीवन क्रम राष्ट्र नायक की छवि लगती है। पूरी कथा गांधी दर्शन, निष्काम कर्म और सत्य के आग्रह पर टिका है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहली बार 1922 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास की कथा वस्तु किसानों की समस्या पर आधारित है। प्रेमाश्रम भारत के तेज और गहरे होते हुए स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास है। व्यापक तौर से किसानों के उत्पीड़न का चित्र अंकित किया गया है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में किसानों की दुर्बलताओं के मूल कारण को भी सामने रखा है, साथ ही समाधान को पेश करने की कोशिश की है। प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास भी है, मंगल सूत्र। प्रेमचंद ने इसे लिखना तो शुरू किया, लेकिन 4 परिच्छेद ही लिख पाए थे कि उनका निधन हो गया। इस अधूरे उपन्यास में तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रति उपन्यासकार का असंतोष झलकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंशी प्रेमचंद ने 19वीं सदी के अंतिम दशक से लेकर 20वीं सदी के करीब तीसरे दशक तक भारत में फैली तमाम सामाजिक समस्याओं पर अपनी कलम चलाई। वो न केवल भारतीय परंपरा के सजग वाहक बने, बल्कि सांस्कृतिक सुरक्षा का गंभीर दायित्व भी निभाया। प्रेमचंद ने भारतीय जनमानस में जीवन मूल्यों को पुरजोर तरीके से स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने जीवन और साहित्य को समान रूप से प्रभावित किया और यही वजह है कि उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। प्रेमचंद को पढ़ना उन चुनौतियों का सीधा अनुभव करना है जिनसे भारतीय समाज बीते लंबे समय से दो चार होता आया है और आज भी उन चुनौतियों का हल ढूंढ रहा है। दलित, स्त्री, मजदूर, किसान, रिश्वतखोरी, विधवा महिलाएं, बेमेल विवाह, धार्मिक पाखंड, मानवीय मूल्यों का खत्म होना, जनरेशन गैप ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रेमचंद को गए 84 बरस बीत गए, लेकिन साहित्य में उनके द्वारा उठाई गई चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं और बार बार प्रेमचंद की प्रासंगिकता को दर्शाती हैं। तत्कालीन सामाजिक ताने बाने को लेकर प्रेमचंद की अपनी सोच और चिंताएं थीं और उन्होंने इसे अपनी रचनाओं में मजबूत ढंग से उठाया भी है। प्रेमचंद एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना वर्ण का, ना जाति का, ना रंग का और ना धर्म का। प्रेमचंद का सपना हर तरह की विषमता को खत्म करके सामाजिक बराबरी को बढ़ावा देना था। सामाजिक बराबरी के लिए सबसे पहले वो छुआछूत की समस्या को दूर करना चाहते थे। समाज के मौजूद किसी भी तरह की छुआछूत के प्रेमचंद सख्त विरोधी थे। किसान जीवन पर प्रेमचंद की सोच और समझ को देखते हुए उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। देश के किसानों के जीवन का जीवंत चित्रण में प्रेमचंद हिंदी साहित्य में अनूठे और लाजवाब रचनाकार रहे हैं। इसी तरह स्त्रियों के साथ समाज में हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार का प्रेमचंद ने कड़ा विरोध किया। प्रेमचंद ने दलितों के साथ ही स्त्रियों और किसानों को देश के विकास की धुरी बताया और बार बार इस बात को दोहराया कि इनके विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना बेमानी है। प्रेमचंद ने समाज के हर शोषित के हक में आवाज उठाई। उनकी रचनाओं के पात्र आज भी समाज में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। प्रेमचंद जब अपनी रचनाओं में समाज के उपेक्षित और शोषित वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हैं तो कहीं ना कहीं वो गहरी नींद में सोए इस वर्ग को जगाने की कोशिश करते हैं।
प्रेमचंद उन भारतीय उपन्यासकारों की पहली कतार में हैं जिन्होंने भारतीय जीवन की सच्चाई को उसके निकट से झांक कर देखने की कोशिश की और अपनी रचनाओं में आम जन को नायक बनाकर सामान्य दैनिक जीवन की घटनाओं को सच्चे रूप में पेश किया। अपनी कहानियों, उपन्यासों और विचारों के जरिए प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है और जब तक भारतीय समाज नहीं बदलेगा तब तक प्रेमचंद प्रासंगिक बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंशी प्रेमचंद कलम के मजदूर या कलम के सिपाही ही नहीं थे, वो कलम के जादूगर भी थे। वो कलम से ही जीते थे। वो अपने समय और समाज के जागरूक प्रहरी थे। कथाकार के रूप में प्रेमचंद अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे। प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और सुधी संपादक थे। प्रेमचंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी उर्दू के विश्वविख्यात और कालजयी कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने अभाव और असुविधाओं के बीच जनजीवन को बहुत गहराई से देखा और अपना जीवन साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी के करीब लम्ही गांव में हुआ था। पिता का नाम मुंशी अजायब लाल श्रीवास्तव और माता का नाम आनंदी। पिता ने उनका नाम धनपत राय रखा और ताऊ नवाब राय कहकर बुलाते थे। 8 वर्ष की आयु में ही माता का निधन हो गया। 1899 में एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की। सन 1900 में 20 रुपए मासिक पर सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी शुरू की, जो फरवरी 1921 तक चलती रही। 1915 में इंटरमीडिएट और 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए करना चाहते थे, लेकिन बीमारी और जीवन के झंझटों के कारण नहीं कर पाए। प्रेमचंद के जीवन में अनेक बाधाएं आईं और तनाव भी रहे। आर्थिक हानि भी हुई, लेकिन वे साहस के साथ आगे बढ़ते चले गए। जीवन में कई बार आर्थिक अनिश्चितताएं रहीं, कई बार नौकरी बदली। आर्थिक संकट दूर करने के लिए बंबई की फिल्मी दुनिया में भी नौकरी की। सरस्वती प्रेस और प्रकाशन के व्यापार में हुए घाटे और बीमारी ने उन्हें इतना पीड़ित कर दिया कि वे 8 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वे सिर्फ 56 साल तक जीवित रहे, लेकिन इस अल्प समय में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट बन चुके थे। उनकी ख्याति भारत के साथ जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, मॉरिशस जैसे देशों में पहुंच चुकी थी। प्रेमचंद्र ने अपना लेखन उर्दू भाषा से शुरू किया। उर्दू में उनके लेखन, उपन्यास, कहानी प्रकाशित हुए। उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोज़े वतन जून 1908 में प्रकाशित हुआ। अंग्रेज सरकार ने उसे देश प्रेम की कहानियों के कारण जब्त कर लिया और उनकी बची प्रतियां जला दी। प्रेमचंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा 1914 में प्रताप साहित्य पत्र में छपी थी। पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में रचना को लाने की प्रक्रिया उनके जीवन के अंत तक चलती रही। उपन्यास और कहानी के अलावा उन्होंने संपादकीय, पत्र, बाल साहित्य, समीक्षा, नाटक, जीवनी में भी विपुल साहित्य की रचना की। उपन्यास के क्षेत्र में उनके 15 पूर्ण अपूर्ण उपन्यास प्रकाशित हुए। उनके शुरुआती 8 उपन्यास उर्दू में और बाद में 7 उपन्यास हिंदी में लिखे गए। उनके 3 नाटक प्रकाशित हुए।
संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। प्रेमचंद्र अपने युग के कथा सम्राट हैं और आज भी वे इस पद पर विराजमान हैं। उनकी साहित्य में भारतीय प्रेम का विराट रूप है। हजारों पात्र हैं। प्रमुख धर्मों, जातियों और वर्गों का सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण है। प्रेमचंद्र की साहित्य में भाषा की अद्भुत जादूगरी है। मानवता से पूर्ण भारतीयता, भारतीय विवेक और अस्मिता का शंखनाद है। प्रेमचंद का लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।